Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा, चाहे वो सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, केवीएस हो, डी+पी हो, सी टेट हो या कोई भी अन्य एग्जाम आपका जहां पर भी पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो और जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें आपको आएगा मजा डिस्कशन में, क्योंकि डिस्कशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो आप किताबों से ढूंढ ही लेंगे। अगर मैं बात करूं तो आउट ऑफ 25 कितने ठीक हो वो आप करेंगे कमेंट। वो कब करेंगे कमेंट? जब 25 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके होंगे। कुछ क्वेश्चंस थोड़े थोड़े बड़े लगेंगे पढ़ने में, तो टाइम लीजिएगा, समझिएगा और आंसर कीजिएगा सही। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज का काम। फटाफट से एक एक करके स्टार्ट करेंगे, है ना। सेफ रहिए, ध्यान रखिए। टाइम जो है बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, जब बहुत ही समझदारी के साथ हमें कोशिश करनी है जितना हो सके बचा जा सके तो बचें, ठीक है बात। तो क्योंकि और चॉइस नहीं है दूसरी। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया संदीप जी, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। लाइक और शेयर आप कर सकते हैं जिनकी इच्छा हो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिगम सिद्धांतकार नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग थियरिस्ट या लर्निंग साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं, ठीक। तो कौन सा अधिगम सिद्धांतकार पूछा है, मतलब जिन्होंने लर्निंग की थियरी ना दी हो, नॉट पूछा है, लर्निंग की थियरी ना दी हो। तो पहला ऑप्शन क्या है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। भैया ये तो लर्निंग में मतलब फादर अपने आप में कह सकते हैं, इनको बहुत बड़ा भयंकर काम है इनका लर्निंग पे, और फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी वैसे इनको कहते हैं, जो एक टर्म है यूज करने वाली। ई एरिक्सन है, एरिक एरिक्सन, बीएफ स्किनर या आइवन पावलोव। आंसर कीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे और समझेंगे चीजों को, ठीक है बात। बहुत बड़े आंसर कर रहे हैं आप लोग। जो लोग डी आंसर कर रहे हैं वो तो बहुत ही दुख की बात है। आइवन पावलोव की जो थियोरी है ना वो कंडीशनिंग की, उसका नाम क्या है? थियोरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें हम लर्निंग जो हैबिट फॉर्मेशन है वो तो बहुत बड़ा रोग है जो यहाँ से लगाया जाता है, ठीक। तो लर्निंग की थियोरी है ये, बिल्कुल नो डाउट। बीएफ स्किनर भी जी, जितनी भी बिहेवियरिज्म वाली थियोरीज हैं ज्यादातर लर्निंग की थियोरीज ही हैं। मतलब बीएफ स्किनर जिन्होंने क्या दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सब आदत डलवाएंगी। और आप जानते हैं जो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, वो बिहेवियरिस्ट ही कहते हैं कि ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज है व्यवहार में एफर्ट और प्रैक्टिस के बाद, ठीक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक भी लर्निंग की थियरी है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ठीक। आंसर क्या होगा? एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन का क्या है? इन्होंने साइको सोशल यानी मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है, जिसमें 8 स्टेजेस हैं, 8 स्टेजेस हैं। पूरे जीवन का जो आपका विकास है, कैसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, इस पे उन्होंने बात की है। यानी कि व्यक्तित्व की एक थियरी कह सकते हैं, डेवलपमेंट से आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन लर्निंग से नहीं जोड़ सकते, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं। बहुत ही बढ़िया, आप लोग आते ही जो लोग लाइक करते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया। आंसर कीजिए फटाफट से। थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन पढ़ने में, है ना। देखो एक बार क्वेश्चन क्या है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब आप कहें कि भैया आपको पुरस्कार ही मिलता रहे हर टाइम, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, है ना। तो इससे होगा क्या, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा अगर हम लगातार यही करते रहें। हम ठीक है समय समय पर हम प्रयोग करें, अच्छा लगता है कभी कभी, बीच में, शुरू में, लास्ट में लाइक एंड शेयर बोलना, बट हर टाइम अगर ये लिख दिया जाए यहाँ आपका खून पीने के लिए लाइक शेयर करो, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है, ठीक। तो ये जो पुरस्कार और दंड देने का लगातार जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी, यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कारण जो है बाहर नहीं होता, या बाहर कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो भगाए आपको, आप अंदर से खुद चल रहे हैं एक रीजन की वजह से। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मतलब कि प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान दिलाएगा। ये तो जो पुरस्कार, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है वो आपकी परफॉर्मेंस को तो अच्छा कर सकता है, लेकिन मास्टरी जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी निपुणता जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन से बेहतर होती है। कि पैसा कम आए ज्यादा आए, बट आपको खुद को बेहतर बनाना है। तो ये जो है ये पुरस्कार और दंड से नहीं आ सकता, ये तो दिल से आ सकता है। आगे क्या है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। यानी कि जो लर्निंग है उसमें जो नेचुरल एक एप्टीट्यूड या एटीट्यूड जो है उसकी तरफ जो क्यूरियोसिटी है वो कम हो जाएगी। बच्चा नेचुरली जितना अच्छा इंक्लिनेशन उसका हो सकता था किसके प्रति,
लर्निंग के प्रति, किसी एक टास्क को सीखने के प्रति वो नेचुरल जो था वो कम हो जाएगा, स्वाभाविक वाला। अब उसको आर्टिफिशियल चीजें दिखने लगेंगी, अच्छा इसको करने से ये मिलेगा, ये होगा, वो होगा। जैसे हमें क्या कंडीशनिंग कर दी गई बचपन से, भाई मार्क्स आएंगे इतने अच्छे तो ये होगा, वहां एडमिशन मिलेगा, फिर ये हो जाएगा, बहुत बढ़िया लाइफ हो जाएगी। ठीक, ये क्या है, जो नेचुरल मजा है, जो जॉय है सीखने का, वो गायब हो गया। हमने उसको एक काम बना लिया पढ़ाई को, हम इसलिए नहीं सीखते कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक, तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन। ठीक, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, ऐसा तो नहीं है, बाहरी अभिप्रेरणा ही बढ़ाता है क्या, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो अगर आप लगातार रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दे रहे हैं, कभी कभार आप स्टिमुलस के तौर पे यूज कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट चीज है, बट लगातार देने का मतलब है आप जो नेचुरली जो हम लर्निंग के प्रति झुकाव हमारा होता वो घट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं एक बार। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, यानी कि हिंट दे रहे हैं आप बच्चे को, और जहां नीड है उसको वहां आप सहयोग यानी कि हेल्प भी दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं अटकने पर। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या है, इसको किस चीज का ये एक उदाहरण है, ये किस एक चीज का एग्जाम्पल है। अनुबंधन यानी कंडीशनिंग, मॉडलिंग को मॉडलिंग ही कहते हैं, पार्ड यानी कि आपका स्कैफोल्डिंग, एंड लास्ट वन इज प्रबलन। बताइए एक बार, आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस हैं ये लॉकडाउन की सीरीज खत्म होने के बाद, लॉकडाउन खत्म हो ना हो, बट जो लॉकडाउन का जो डेट निर्धारित है 15 से, उसको बाइलिंगुअल कर देंगे सेशंस को, तो टेंशन ना लो, है ना। अभी थोड़ा सा हिंदी सीखो, मजा आएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा नयापन लग रहा है इससे। आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पूजा, सही आंसर आपका। क्या है आंसर, आंसर होगा इसका पाड़ या ढांचा, वाइगॉस्की कहते ही हैं। वैसे दिया इसको स्कैफोल्डिंग को ब्रूनर ने था, ये जो वर्ड है, जो टर्म है, बट वाइगॉस्की ने इसको भरपूर यूज किया है अपनी थियोरी में, जिसको हम बेसिकली क्वेश्चन जो है आपको इसके टर्म में ही पूछता है, जहां पर वाइगॉस्की की बात करेगा। स्कैफोल्डिंग यानी कि वो टेम्परेरी हेल्प, वो टेम्परेरी हेल्प जो वहां दी जाएगी जहां आप अटकेंगे, और तब तक दी जाएगी जब तक आप स्वयं नहीं कर लेते। कर दिया सत्यानाश, कोई बात नहीं, एक मिनट रुको जरा। अरे यार ये तो पंगा हो गया, एक मिनट रुको। गॉड, भाई 2 मिनट वेट कीजिएगा जरा। Oh God. थैंक गॉड, बहुत खेल होते रहते हैं पैर से ना, ये केबल निकल गई HDMI की, तो ऑब्वियस है, स्वाभाविक है कि जो कनेक्शन है वो चला जाएगा। और ऐसे थोड़ा ना, ऐसे मेहनत करके खाया जाता है, मजाक थोड़ा ना है, ऐसे इस लेवल तक आकर के और चैनल को ठीक से डिस्कस कर पाना खुल के आप लोगों के साथ, अदरवाइज तो हर एक वीडियो में पता नहीं क्या दिखे आपको फिर। खैर चलो, स्कैफोल्डिंग पे आते हैं, यानी टेम्परेरी हेल्प। ठीक, अदरवाइज लोगों को 4 लोग चाहिए होते हैं लाइव चलाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है, यानी कि अगर आप एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं तो कौन सा जो है एक बेनिफिट नहीं होगा एक्टिव लर्निंग का। अगर मीनिंगफुल और एक्टिव लर्निंग हो रही है तो सक्रिय अधिगम का कौन सा एक हिस्सा नहीं होगा। तो आंसर देखते हैं एक बार इसको। फर्स्ट है सहयोगात्मक कौशल विकसित करना, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, बच्चे हेल्प करेंगे एक दूसरे की, मतलब कि वो कोऑपरेट करेंगे। फिर है गृह कार्य यानी होमवर्क, आलोचनात्मक सोच को बेहतर करना यानी क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होगी, जोखिम लेने को प्रोत्साहित करने का मतलब ये नहीं है कि कुएं में कूद जाएं, रिस्क लेना, रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि जान दे देनी है, रिस्क मतलब आप जो चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब उसको उस तरीके से डेंजर वाली बात नहीं है, रिस्क डिफरेंट चीजें, ये आप सभी जानते ही हैं। रिस्क मतलब जहां आपको लगे आप अपनी कॉल ले सकें जरूरत पड़ने पर। ठीक है बात, तो आंसर क्या होगा, डी कैसे हो सकता है, जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना। देखो ये जो है जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है। कह सकते हैं कि आप रिस्क लेने की जो क्षमता है, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन में इसको बिगाड़ा गया है थोड़ा सा, अदरवाइज इसका जो मतलब होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि भाई रिस्क टेकिंग जो एक प्रवृत्ति है आप उसको डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं, वो रिस्क भी ले पाए। तो इसलिए इसको तो हम नहीं मान पाएंगे आंसर, क्योंकि जो गृह कार्य है, जो
एक्टिव लर्निंग है उसमें गृह कार्य का बहुत ज्यादा रोल हम नहीं मानेंगे। ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कोई बेनिफिट नहीं है एक्टिव लर्निंग का कि गृह कार्य जाओ घर पे जाके कर लेना कुछ, ठीक है। तो जो आंसर बेहतर है यहाँ वो फॉर श्योर बी है। इसका ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है इसलिए को प्रोत्साहित करना कहा गया है, अदरवाइज तो बिल्कुल ये ओके है, इसमें कोई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या है। मतलब कि क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या है ये देखते हैं। ज्यादा ही बड़ा है तो होपफुली आप देख पा रहे होंगे अपने फोन की स्क्रीन को लेटा करके, ठीक है। इसका पीडीएफ मिलेगा, डेली मिलेगा, मिलता है पीडीएफ, कल वाला भी मैं दे चुकी हूँ आप लोगों को। आंसर कीजिए शास्त्रीय अनुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का, कोई बात नहीं विशाल, क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या है यानी कि मीनिंग क्या है बताएं एक बार। एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना प्रोत्साहित की गई है। बहुत ही मुश्किल सा एक क्वेश्चन बनेगा जब आप इसको पीडीएफ में पढ़ेंगे, अगर किसी को ना दिख रहा हो तो। बात कुल मिलाकर के ये है कि जो उत्तेजना है एक, यानी कि एक जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस यानी उद्दीपक, वो चीज जो आपको बाधित करे एक्शन लेने पर, रिस्पॉन्ड करने पर, रिस्पॉन्स देने पर, जिसको हम प्रतिक्रिया कह रहे हैं, ठीक है, तो प्रोत्साहित करेगा। ये स्टिमुलस क्या था, फूड था, लेकिन एक ऐसे स्टिमुलस को जोड़ा गया जिसको हम बेल यानी घंटी कह रहे हैं, जिससे पहले प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन अब ये जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है या न्यूट्रल स्टिमुलस है, इसको कंडीशनड स्टिमुलस बना दिया। अब इस आर्टिफिशियल से भी रिस्पॉन्स सेम आएगा। सलाइवा जो है यानी सेलिवेशन जो है, लार का टपकना कुत्ते के, वो इससे जुड़ गया, अब आर्टिफिशियल से भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करेगी। जो न्यूट्रल स्टिमुलस था उसने पहले क्षमता प्राप्त की कि भाई बेल बजेगी तो भी मुंह से लार आ जाएगी कुत्ते के, जो पेवलव का डॉग था, सेलिवेशन होगा। हालांकि सेलिवेशन किसकी वजह से होना चाहिए था, फूड के, जो नेचुरल था, लेकिन वो घंटी से भी होने लगा। और फिर जब इसको जोड़ दिया तो ये जो उत्तेजना है इससे क्या होगा, आपका जो मूल रूप से क्या हुआ, जो आपकी रिस्पॉन्स था वो इससे भी आएगा आप, ठीक है। बात आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं इसको। थॉर्नडाइक सिद्धांत डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसको हम किसके रूप में जानते हैं ये बताइए एक बार फटाफट से। थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थियोरी है, ये तो हम सभी जानते हैं, बट इन चार ऑप्शंस में से कुछ एक तो आपको चूज करना ही पड़ेगा। व्यवहारवाद, व्यवहारिकता, संरचनावाद या संयोजनवाद। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप। इंग्लिश का जल्दी लाएंगे, कुछ दिनों की और बात है। कितने दिन रहे हैं अभी, आज 7 है ना, 7 दिन और मान लो, एक हफ्ता है ना। आंसर करो एक बार। व्यवहारवाद ना ना ना, थॉर्नडाइक सिद्धांत डैश के रूप में जाना जाता है। संयोजनवाद भी कहा जाता है इनकी थियोरी को। संयोजनवाद का मतलब है कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म में क्या था, बॉन्ड बना किसका, कनेक्शन बना किसका, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का जो एसआर बॉन्ड है, ये जो कनेक्शन है ये बार बार स्ट्रांग होगा, रिपीट करने पर, प्रैक्टिस से ये कनेक्शन जो है स्ट्रांग होता है। तो ये जो थियोरी का नाम है कनेक्शन कहा जाता है, इनकी जो ये थियोरी है स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। यानी कि एल्बर्ट बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थियरी है। क्या हुआ दीपिका, कैसे दुखी हो, अच्छा गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलतियां होंगी तभी तो सही भी होगा, और यहाँ गलतियां होंगी तो अच्छी बात है, आगे नहीं होंगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, आंसर कीजिए फटाफट से। एल्बर्ट बेंड्यूरा का सोशल लर्निंग जो थियरी है सही कौन सा है, अगर इनकी थ्योरी को हम एसएलटी को अगर फॉलो करें। पहला है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसी तो बात हमने सुनी नहीं थी। फिर है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, यानी लर्निंग के लिए मॉडलिंग क्या है, एक अच्छा तरीका है जिससे बच्चे सीखेंगे। या फिर अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। अनसुलझा संकट एक तरीके से वो ऐसी प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम में डालेगा, यानी कि अनईजीनेस पैदा करेगा। ये सब बातें साइको एनालिसिस करेगा, यानी कि जो फ्रॉइड हैं उनको आप जोड़ सकते हैं, बेंड्यूरा को नहीं। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है,
ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब ही है कि समाज में ही आप सीख रहे हैं, तो बेंड्यूरा ये तो कभी नहीं कहेंगे। ठीक, तो आंसर क्या है यहाँ पर? उन्होंने अपनी थ्योरी में अनुकरण की बात की है। अनुकरण होगा कैसे? मॉडलिंग की प्रोसेस के थ्रू। ये जो मॉडलिंग की प्रोसेस है वो कैसे होती है? हम किसी भी एक चीज को, किसी भी एक व्यक्ति को, चाहे वो हम टीवी में देखें चाहे साक्षात देखें, मॉडलिंग की प्रोसेस से गुजरते हैं, यानी हम पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, यानी कि ARPR, यानी अटेंशन जाएगी आपकी किसी एक जगह पर, किसी एक व्यक्ति की तरफ, किसी एक मॉडल की तरफ, फिर वो जो चीज है, वो जो एक्ट है आपके दिमाग में रह जाएगा, रिटेंशन हो जाएगी दिमाग में, देन आप उसको क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब आप खुद करके देखेंगे, और अगर आपको मिल जाए रीइंफोर्समेंट तो ये लर्निंग हो जाएगी कंप्लीट। इसी तरीके से ये चलता रहेगा, यानी कि वही एक साधारण एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अगर आपने, चलो नॉर्मल एक आज थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने किसी को देखा बाइक चलाते हुए, ठीक, या कैसे चलाते हैं, तो आपने क्या की? अटेंशन दी, वहां पर आपने अटेंशन दी और आपने देखा क्या स्टेप्स हैं, कब आपको, खैर आजकल तो वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ स्टार्ट, तो आप स्टार्ट करेंगे, क्लच दबाएंगे, फिर गियर डालेंगे, फिर उसके बाद गियर छोड़ेंगे क्लच के साथ। ये आपने पूरा प्रोसेस देखा, ऑब्जर्व किया, अटेंशन मतलब आपके दिमाग में गई, फिर आप क्या करेंगे? रिटेंशन रहेगी, ये बात दिमाग में रहेगी, अटेंशन अवधान गया, फिर दिमाग में रहेगी। अगर अटेंशन नहीं गई तो फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कैसे होगा। ठीक, तो अटेंशन से रिटेंशन होगी, रिटेंशन से फिर आप रिप्रोड्यूस करेंगे, उसको खुद करके देखेंगे। अगर आपने कहीं ठोक दी एक बार में ही तो हो सकता है रीइंफोर्स आपको ना किया जाए, तो प्रोसेस रुक जाएगी। फिर जब आप थोड़ा सा ठीक करते हैं या किसी की मदद लेते हैं तो फिर वो रीइंफोर्समेंट जैसे ही मिलेगा तो लर्निंग हो जाएगी, और इसी प्रक्रिया को आप बार बार दोहराते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि भाई एक जो टीचर है उसको एक अच्छा माहौल तैयार करने की जरूरत होती है, यदि बच्चों का जो अधिगम है उसको आपको सार्थक बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है। बताएं एक बार। तो 4 ऑप्शंस हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया खदीजा जी, बहुत ही बढ़िया, सही सपने देख। धन्यवाद शोभना जी। आंसर कीजिए चलो अब फटाफट से। तो आंसर क्या होगा? अगर आपको एज अ टीचर माहौल को ठीक बनाना है, क्या करेंगे आप? मतलब फिर से पढ़ो, जितने भी लोग पहला आंसर कर रहे हैं एक बार दोबारा सोचो। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए क्या हो? लर्निंग एकदम जॉयफुल हो, अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश यानी एनवायरमेंट क्लासरूम में बेहतर हो, तो इस परिवेश को सृजन करने की आवश्यकता है, यानी कि नीड है कि आप बेहतर एनवायरमेंट दें बच्चे को। ये हुई एक बात। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होगी? इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? अगर आपको ये जो परिवेश है इसको बनाना है, जो एक बेहतर सुगम जो परिवेश बने वो बेहतर हो, पॉजिटिव हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बताएं एक बार। एज अ टीचर बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति देंगे आप, बच्चों के अनुसार कार्य करेंगे आप, अध्यापकों के अनुसार करेंगे, या फिर देखो अनुसार मतलब ये नहीं है कि आप किसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अध्यापक का सकारात्मक रुख जो है वो अपने आप में ही बेहतर हो जाएगा, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपका एज अ टीचर है तो क्या हो जाएगा? जो एनवायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। ये सब चीजें अपने आप शामिल हो जाएंगी अगर आप एटीट्यूड जो है सेंसिटिव है बच्चों के प्रति या पॉजिटिव है। किसको जल्दी लगी है भाई? जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सृजनशील यानी कि क्रिएटिव बच्चा, उसके बारे में कौन सी एक बात ठीक नहीं है ये पूछा है आपसे, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिएटिव चाइल्ड? सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है, यानी कि भाई महत्वाकांक्षाएं तो होंगी, एम्बिशियस होगा। सृजनशील बालक साहसी नहीं होता, सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, सृजनशील बालक बहिर्मुखी होता है यानी एक्सट्रोवर्ट। आंसर कीजिए फटाफट से, कौन सी बात सही नहीं है? महत्वाकांक्षी हो सकता है, कोई बुराई नहीं है, बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, क्यूरियस तो होगा ही होगा, मतलब कुछ नया क्रिएट करने वाला। लेकिन नया क्रिएट करने के लिए ऐसा तो कहीं नहीं लिखा दुनिया में कि साहसी नहीं होता। ये तो एक नेचुरल क्वालिटी है जो सभी में होनी चाहिए, और ऐसा कहीं पर नहीं लिखा कि साहसी नहीं होगा, मतलब उसमें साहस नहीं होगा, वो गट्स नहीं रखेगा, ऐसा कुछ नहीं। बी आंसर जो है इसका सही है। बाकी एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, जिज्ञासु तो होगा ही, महत्वाकांक्षी भी होगा, तभी तो कुछ नया क्रिएट करने की इच्छा उसके अंदर होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। प्रतिभाशाली यानी कि कौन से लर्नर्स हैं ये, गिफ्टेड कह सकते हैं आप इनको, एक्सेप्शनल कह सकते हैं आप इनको। तो इनमें विशेषता यानी कि इनका कैरेक्टरिस्टिक बताना है। बुद्धि लब्धि यानी IQ जो है 130 प्लस होगा। विस्तृत शब्दकोश यानी कि अनयूजुअल वोकैबुलरी जो है बहुत बेहतर होगी, शब्द भंडार इनका अच्छा होगा। या फिर अधिक महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशियस होंगे। सारी ही बातें ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं भी। अगर हम बात करें टर्मन तो कहते हैं 140 प्लस होगा, यानी 130 प्लस तो एटलीस्ट IQ जो है इनका होगा ही। इनका जो मेंटल एबिलिटी है बाकी बच्चों से, एवरेज बच्चों से ज्यादा होती है। और वोकैबुलरी पावर भी इनकी बेहतर होती है, वर्ड्स को यूज करना, बोलना, रखना अपने दिमाग में, मेमोरी भी अच्छी होगी, क्यूरियस भी ज्यादा होगा, एम्बिशियस भी ज्यादा होगा। ठीक, तभी तो वो मेंटली सुपीरियर है। आगे बढ़ते हैं, गिफ्टेड यानी मेधावी होने का लक्षण। गिफ्टेड होने का लक्षण वही जिनकी हम बात कर रहे हैं, टर्मन ने कहा है जिनको IQ कितना होगा, 140 प्लस होगा। तो एक बार आपको आंसर करना है, गिफ्टेड होने का लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पहचानने हैं। 4 ऑप्शन है, कोई 2 ही ठीक हो सकते हैं, चारों ठीक होंगे नहीं। तो जिज्ञासा, वाचालता, अति सक्रियता या फिर अभिव्यक्ति में नव्यता। बेस्ट 2 ऑप्शंस आपको चूज करने हैं यहां पर अब। और जितने भी लोग आंसर क्या कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, देख लेती हूँ मैं आंसर आप लोगों के। सही बात है सादिया। आंसर क्या होगा, डी कैसे हो सकता है? देखो समझो, अभिव्यक्ति में नव्यता का मतलब है कि कुछ एक्सप्रेशन जो है वो उसका नोवेल हो, नोवेल्टी हो, कुछ नयापन हो, कुछ अलग हो, कुछ सुपीरियर हो। अगर हम बात करें एक्सप्रेशन में, बात ठीक है बिल्कुल। नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन जो है वो गिफ्टेडनेस का एक लक्षण है। जिज्ञासा यानी क्यूरियस होना तो बच्चे का ही नेचुरल लक्षण होता है। तो ये दोनों बात तो बिल्कुल सही लग रही हैं। फिर इनको चेक करेंगे। अति सक्रियता का मतलब होता है हाइपर एक्टिविटी। अगर 3 साल 4 साल के बाद अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो फिर ADHD की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि हाइपर एक्टिविटी 5 साल के बाद भी खिंच जाए। ठीक, तो अति सक्रियता कहीं हमने नहीं पढ़ा कि जरूरी नहीं है कि वो हाइपर एक्टिव होगा। वाचालता होता है जो आप पढ़ते ही हैं इंग्लिश में, लोकेशियस बोलते हैं ना हम, मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। तो जरूरी नहीं है कि वो लोकेशियस हो, गैरुलस हो, वर्बोस जिसको हम बोलते हैं, इतने सारे सिनोनिम में 1 नंबर में आता है। ठीक, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड सही होगा, यानी कि अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा होगी, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन एंड क्यूरियोसिटी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, यानी कि क्रिएटिव बच्चा वह है, यानी कि वो है जो, क्रिएटिव कौन होगा, जो दिशाओं में सोच पाए, कुछ नया सोच पाए, मल्टीपल सॉल्यूशंस सोच पाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन कर पाए, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए। ठीक है, बात लीक से हटके चल पाए। ठीक है, हाँ, डेली इंग्लिश डोज को लाएंगे जुलाई के बाद, उससे पहले तो अभी पेडागोजी करानी पड़ेगी ना आपको। अभी सीटेट आएगा तब बहुत कुछ कराना बाकी है, अभी तो एक वीडियो चल रहा है डेली का। आंसर कीजिए, क्योंकि डेली इंग्लिश डोज का मेन यूज जो है वो AVS DEET+B ऐसे एग्जाम्स में ज्यादा है। आंसर कीजिए फटाफट से, बहुत बड़े आंसर कर रहे हैं आप लोग। पार्श यानी लेटरल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा होना। लेटरल थिंकिंग कौन सा है, एक तो है किसी समस्या को समाधान करने का बस एक लकीर के फकीर हो आप, बिल्कुल वही एक चीज पता है, उसी तरीके से सॉल्व होगा। ये हुई लीनियर थिंकिंग कि बस एक रेखीय सोच। लेटरल क्या है, लेटरल है आप ऐसे जा रहे थे, आप ऐसे चले गए, आप वैसे चले गए, मतलब टेढ़ा मेढ़ा आप जुगाड़ लगा करके दिमाग जो है आपका वो इतनी दिशाओं में चलेगा कि आप रास्ते निकाल लेंगे घुमा फिरा के हर तरीके से। ठीक है, तो लेटरल थिंकिंग लीनियर नहीं होती कि बिल्कुल सीधी रेखा में ऐसे ही चलना है। ये सोच सकते हो आप एक जगह पे रुक के फिर आगे चल सकते हो उस तरीके से। डाइवर्जेंट कह सकते हैं बिल्कुल। लेटरल थिंकिंग को एडवर्ड दी बोनो ने दिया था। ठीक है, एडवर्ड बोनो ने दिया था इसको लेटरल थिंकिंग को, ये भी पूछ लेता है कई बार। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। अति मेधावी का मतलब क्या है, एक्सेप्शनल बच्चे हैं, गिफ्टेड हैं, तो आप इनके लिए क्या कर सकते हैं बताएं एक बार। पहला है कैसे पढ़ाएंगे, मतलब जिस तरह वो चाहें, जब वो चाहें, तो जो उनको हो पसंद बात तो नहीं करेंगे आप। ठीक है, इसके बाद कक्षा के साथ यानी कि सभी बच्चों के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, या उच्च कक्षा के साथ।
अब आंसर इसमें मिक्स आ रहे हैं और ये क्वेश्चन है भी कंफ्यूज करने वाला। ठीक, अगर आपने सीटेट में देखा होगा और ऑप्शन चेंज होंगे तो आप इसके साथ भी हमने देखा है, लेकिन वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, पढ़ाएंगे तो कक्षा में ही, लेकिन जो बेस्ट तरीका है गिफ्टेड बच्चों को डील करने का, उनको बेहतर अगर आप समृद्ध बनाना चाहते हैं तो एनरिच्ड करिकुलम हम कहते हैं, समृद्धिकरण कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम जहां उनको खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिले, कुछ उनको उनके जो मेंटल लेवल के टास्क हैं उस तरीके के वो टास्क में ज्यादा इन्वॉल्व हों, एक्टिव हों। तो ये सारी जो एनरिच्ड प्रोग्राम्स होते हैं वहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, तो आप को समझ करके सुन करके तब अप्लाई कर पाएंगे एनरिच्ड प्रोग्राम्स को। 2400 लोग देख रहे हैं, 1500 लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है, बहुत ही नाइंसाफी है। खैर 102 यानी 102। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार अगर पढ़ पाएं तो, क्योंकि बड़ा है क्वेश्चन ज्यादा ही। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं किसी भी वजह से, ड्रॉप आउट कह सकते हैं हम इनको, ड्रॉप आउट्स कह सकते हैं, संस्था के स्तर पर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लेवल पर बहुत सारे काम किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है? यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल जो लेवल है आपका, जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से वो चीजें प्लानिंग हो रही हैं प्रॉपर सारी, उनसे जुड़ा हुआ कौन सा एक कारण है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना, मतलब प्यारा सा व्यवहार नहीं कर रहे, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे जो शिक्षक हैं वहां के। या फिर जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का ना होना, यानी कि जो आपने अनिवार्य मतलब जो कंपलसरी लगाया हुआ है स्कूल में, ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको वो चीज नहीं पकड़ पाती, उनको वो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाता, उनका जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है और आपके पास ऑल्टरनेट होता नहीं है क्योंकि सभी को एक सिलेबस पढ़ना है। या फिर विद्यालय में शामपट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। ये तो जब इतने सारे आप पहले ही कह रहे हैं कि संस्था के स्तर पर कुछ कुछ किया गया है तो हम इसको फिर नहीं मान सकते कि ये समस्या होगी। अध्यापकों को, और कुछ बच्चे छोड़ रहे हैं, सभी तो नहीं छोड़ रहे, अध्यापकों को युक्तायुक्त योग्यता बल न होना तथा उन्हें कम आय देना, तो ये टीचर्स की प्रॉब्लम है, वो जाकर के कहीं और पढ़ाएं बेचारे। ठीक, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यक्रम जो आपने बिल्कुल कंपलसरी कर दिया और बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कई बार उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उस एक सिलेबस को डील करना, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट है ही नहीं, वो ऑल्टरनेटिव्स उसके पास है ही नहीं जहां वो अच्छा कर सकता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस चक्कर में जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होंगी तो लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से या प्रेशर की वजह से एंग्जाइटी क्रिएट होगी, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वन ऑफ द रीजंस ये हो सकता है, इसलिए आंसर हम बी की तरफ जाएंगे जो कि बेस्ट रहेगा इन चार ऑप्शंस में से। ऑर्गेनाइजेशनल ये प्रॉब्लम है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका पूरा स्कूल का एक करिकुलम है, एक्टिविटीज है, उस तरीके से प्लान नहीं हुई जिसकी वजह से बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन किसके सिद्धांत पर आधारित है, किस एक चीज को फॉलो करता है। हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है सीटेट में, इस बार भी आया हुआ था पेपर 1 और 2 बोथ में। प्लीज वेयर मास्क, रूम में कोई नहीं है तो आप यहाँ पे भी मास्क पहन पाओगे क्या? कोई लॉजिक नहीं है यहाँ तो मास्क पहनने का। आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया, समता एवं समान अवसर। समता एवं समान अवसर का मतलब क्या है? इक्वेलिटी एंड इक्विटी। इक्विटी क्या है भाई? जहां जिसको ऊपर लाने की जरूरत हो आप उनको मौका दे पाए। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा? मेट्रो में जो फीमेल कोच बनाया गया है, लेडीज कोच, वो किस लिए है? समता के लिए है। जो पहले से ही जिसको मौका नहीं मिल पा रहा, जिसको अपॉर्चुनिटीज आप नहीं दे पा रहे, जितने रिजर्वेशंस देखते हैं आप, वो इक्विटी के आधार पे हैं कि एटलीस्ट आप तो यहाँ हैं, आप तो प्रिविलेज्ड हैं, तो यहाँ बराबरी का कहाँ हुआ कंपटीशन, तो एटलीस्ट यहाँ तो लेकर के आओ आप उनको विशेष प्रावधान देके। ठीक है, तो ये है समता, इक्विटी, और समान है इक्वेलिटी। अब इक्वेलिटी तो आप तभी दोगे ना जब दो लोग बराबर तो हो, कम से कम आप उनको इक्वल दे रहे हैं चांसेस। एक इंसान पहले से ही नीचे और आप कह रहे हैं दोनों बराबर चांस लो और देखते हैं कौन जीतेगा, तो ये तो मूर्खता हुई, आपको यहां लाना पड़ेगा, दैट इज इक्विटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परामर्श का उद्देश्य है, यानी जो काउंसलिंग होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है बच्चों को समझना, यानी कि आप समझ पाए बच्चे को। फिर है आपका नेक्स्ट बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना, यानी कि उनको प्रॉब्लम कहाँ है, वो कहाँ लैक कर रहे हैं और उसका कारण क्या है। बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान कराना, समायोजन यानी एडजस्ट हो सके वो अपने एनवायरनमेंट में,
या फिर उपयुक्त सभी? तो ये तो ऑल ऑफ द अबव इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो काउंसलिंग है, आप देखते हैं कि भाई काउंसल कर पाए आप बच्चे को, समझ पाए किसी को, आप उसकी प्रॉब्लम्स को जान पाए, उनका कारण पता लगा पाए। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये भी अपने आप में इंटेलिजेंस है ना, कि आप अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आप परिस्थितियों में समायोजन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नहीं कर पाएंगे तो फिर आप मेंटली इनस्टेबल हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक, तो इस स्थिति में तीनों ही चीजें, काउंसलिंग जो है, तीनों को बेहतर करने का काम करेगी। और ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। जब भी आपको लगे कि प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, डिस्कस कीजिए चीज़ों को। और साइकेट्रिस्ट से लेके, काउंसलर से लेके, ये सारे बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारी बॉडी बीमार होती है, माइंड भी बीमार हो सकता है, मतलब दिमाग भी। ठीक है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? मतलब ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल ने दिया था 1800s में इसको, और टेप रिकॉर्डिंग आप जानते हैं जिसके थ्रू सुना जा सके, और ब्रेल लिपि के थ्रू टच करके पढ़ा जाएगा। तो ये किसके लिए उपयुक्त होंगे, कौन से बच्चों के लिए? श्रवण बाधित यानी जिनको सुनने में दिक्कत हो, दृष्टि बाधित जिनको देखने में हो, अस्थि बाधित यानी कि जिनको लोकोमोटर जो एबिलिटीज, डिसेबिलिटीज होती हैं, चलने फिरने में कुछ इस तरीके की समस्या हो, या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी यानी वो बच्चा जिसको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, टच यानी टैक्टाइल जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो आप ब्रेल लिपि का यूज करते हैं, वो दृष्टि बाधित छात्र जिसको देखने में परेशानी है, तभी तो वो टच करके सीखेगा। और देखने में परेशानी है तो आप टीवी तो दिखाएंगे नहीं, सुनाएंगे, क्योंकि कान जो है या बाकी की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, बाकी के जो 4 सेंसेस हैं, वो तो एक्टिव हैं। तो इसलिए दृष्टि बाधित छात्र के लिए क्या बेहतर है? टेप रिकॉर्डिंग और टेक्सुअल चीजें, यानी कि जिनको वो टच करके सीख सके, जैसे कि ब्रेल लिपि। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उभरे हुए पॉइंट्स होते हैं ब्रेल लिपि में, जिसको टच करके वो बच्चे पढ़ सकते हैं जो देख नहीं सकते। आगे बढ़ेंगे, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण यानी इंक्लूजन के लिए, इंक्लूजन के लिए, सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए क्या आवश्यक है, ये पूछा है। पहला है क्षमता निर्माण का अभाव, यानी कि किसी की एबिलिटी को आप डेवलप ही ना होने दें, या फिर अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव यानी सेग्रीगेशन, एंड लास्ट वन इज संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर संवेदनशीलता हो, सेंसिटिव हो हम लोगों को लेकर, ह्यूमैनिटी को लेकर के, और चीजों को लेकर के, और बच्चों को तो लेकर के स्पेशली जरूरी ही है। अदरवाइज अगर हमें फील ही नहीं होगा किसी का दर्द या किसी की परेशानी, या हमारा एटीट्यूड अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो हम अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, उनको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, स्पेशली बच्चों को। और इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है कि आपको सबको इंक्लूड करना है, चाहे कोई स्पेशल बच्चा हो, चाहे कोई नॉर्मल बच्चा हो, चाहे किसी को समस्या हो, चाहे कोई गिफ्टेड हो, हर बच्चे का अधिकार है। एजुकेशन फॉर ऑल की बात की जाएगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यानी कि जो फंडामेंटल, क्या एक रीजन है इंक्लूसिव एजुकेशन के पीछे? आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, किसी ने तो अपना नाम ही कोरोना फाइट्स लिख दिया है। इतना अच्छा काम करते हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं। बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। या फिर बी ऑप्शन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। हमें विशेष आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? अपने विचार विमर्श करें। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। समाज में विभिन्नता है यानी डाइवर्सिटी है हमारी सोसाइटी में, चाहे दुनिया की कोई सोसाइटी हो, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। हम सब में क्या है, अंतर पाए जाते हैं। हमारे इंटरेस्ट, हमारे एप्टीट्यूड, हमारा एटीट्यूड, इन सब में क्या है, एबिलिटीज हमारी सब में डिफरेंस होगा। हर 2 लोग सेम नहीं होते बिल्कुल भी पूरी तरीके से। तो इस केस में विद्यालय भी इस विभिन्नता को, इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें, संवेदनशील यानी सेंसिटिव हो उसके लिए, ताकि हर प्रकार के बच्चों को आप स्कूल में पढ़ा सके। उसके अकॉर्डिंग थोड़े से प्रावधान करके अपने सिस्टम को आप बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज करें, ना कि बच्चे को सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करें। क्यों? क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, जो सिस्टम आपने बनाया है वो बच्चे के लिए है। ठीक है, तो ये एक बात है। मतलब चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, उसमें चेंज नहीं करते आप। उसकी परेशानी अगर है कुछ, तो आप किस में चेंज करते हैं? सिस्टम में चेंज करते हैं, अपने मेथड्स में चेंज करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड करते हैं सभी को। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। बस मेरी मजबूरी ये है कि मैं सभी का नाम नहीं ले पाती हूँ। आकाश, बिल्कुल सही बात है आपकी। आगे बढ़ेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य प्रति घंटे कितना होना चाहिए सप्ताह में, यानी एक वीक में, कल आपकी नौकरी लगेगी जब, तो आपको कितने घंटे काम करना होगा। अब हमारे जैसे लोग एक्सेप्शन हैं, उनके घंटों का कोई हिसाब नहीं है, ठीक। तो राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें 2009 की, RT 2009, तो इसमें अध्यापन के लिए मिनिमम कितने घंटे, मैक्सिमम तो आपकी इच्छाएं हैं, बताओ एक बार। तो ये पता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जबरदस्ती इसमें एक लाइन ऐड करेगा जब कंफ्यूज करना होगा कि इंक्लूडिंग प्रेपरेटरी आवर्स, तैयारी का समय भी अगर जोड़ लें तो कितने घंटे काम करना होगा। तो इसमें सिंपल आंसर आपका 45 ही रहता है, 45 आवर्स अ वीक, 6 से 7 घंटे आपके एक दिन में, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ जाएंगे। RTE आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, RTE एक्ट 2009, जिसमें बात क्या हुई थी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी यानी अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देना बच्चे का फंडामेंटल राइट बना। ये आर्टिकल 21A के अंदर जो एक नया आर्टिकल इंसर्ट हुआ, जिसमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बनी शिक्षा, जिसको आपको देना ही पड़ेगा, जुर्म है अगर माँ बाप भी स्कूल नहीं भेज रहे तो, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात है। आगे बढ़ेंगे, और इसमें अगर हम बात करें तो टीचर स्टूडेंट टीचर रेशो प्राइमरी के लिए एक टीचर, मतलब 30 बच्चों पर एक टीचर, और एलिमेंट्री के लिए 35:1, जो भी आप कहना चाहें, यानी 35 बच्चों पर एक टीचर, ठीक है बात। ये बेसिक बात हुई। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, जितने भी लोग देख रहे हैं। अभी भी क्वेश्चन बाकी है, इसलिए अभी थोड़ी देर बाद लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी लास्ट लाइन रहती है। मूल्यांकन से अभिप्राय है, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है। आजकल नंबरिंग नहीं होती ना, तो मेरे को पता नहीं लगता कि भैया कब खत्म होने वाला है। मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है, देखते हैं इसको एक बार। यानी मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन। अगर लिखा हो आकलन तो वो सिर्फ असेसमेंट होगा, लेकिन इवैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन, जो कि बड़ा टर्म है जिसमें सब कुछ आ जाएगा। मूल्यांकन से अभिप्राय बताना है स्वास्थ्य परीक्षण करना, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, या फिर छात्रों की बुद्धि का पता लगाना। आंसर कीजिए फटाफट से। छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, बात बिल्कुल ठीक है। यदि फेल हुए हैं तो क्यों, और पास हुए हैं तो क्यों। आवश्यकता की बात जो होगी वो असेसमेंट में होगी। मूल्यांकन आपके जजमेंटल भी होगा, ये आपका बारे में भी जानेगा और आपको जज भी करेगा कितने परसेंट आए। जो फाइनल रिजल्ट बनेगा या हाफ ईयरली होगा वो आपकी योगात्मक भी है, वो क्या है, सम्मेटिव भी है इसमें। यानी इवैल्यूएशन में असेसमेंट अपने आप में शामिल है, सफलता या असफलता का अध्ययन कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षार्थियों का आत्म नियम डैश की ओर संकेत करता है। अब इंग्लिश वाले दुखी ना हो, आत्म नियम अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेटाकॉग्निशन को कहते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, यानी कि आप एडजस्ट कर रहे हैं उनके व्यवहार को, या फिर विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, यानी कि जो विद्यार्थी निकाय मतलब उन्होंने स्वयं बनाए होंगे। अब बिल्कुल इतनी भी क्या, मतलब क्या ऐसे हिंदी में विद्वान थोड़ी समझ रहे हो, बाकी ठीक है, मेरी हिंदी अच्छी है, ठीक है। अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। एक्चुअली जो साइकोलॉजी की है, इसकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की हिंदी है, वो बहुत डिफरेंट होती है और इसमें थोड़ी समस्या रहती है। बताओ एक बार। अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण मतलब कि आप सेल्फ ऑब्जर्व कर सकें, रेगुलेट कर सकें, ये जो एबिलिटी है आपकी वो है मेटाकॉग्निशन। या फिर स्व अनुशासन और नियंत्रण, यानी कि आपका जो सेल्फ रेगुलेशन है और नियंत्रण है वो आएगा इसमें। आंसर कीजिए, बताएं। बिल्कुल सी ऑप्शन, स्वयं पर्यवेक्षण, आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकें, आप सेल्फ कंट्रोल कर सकें, ये एबिलिटी आपके अंदर हो, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। योगात्मक, आज तो नहीं खत्म, अच्छा आज 25 क्वेश्चंस। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य यानी सम्मेटिव असेसमेंट। एक होता है आपका FA और दूसरा होता है SA। तो SA जो है उसको हम योगात्मक कहते हैं, जिसको जजमेंटल भी कह सकते हैं। पहला ऑप्शन है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है इसका पता लगाना, या फिर अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना, यानी आगे जो आप पढ़ाने वाले हैं पहले आप उसको देख लें पहले वाला कितना आता है,
या फिर अधिगम को सुगम बनाना यानी ग्रेड प्रदान करना, या ऐसे विद्यार्थी का पता लगाएंगे जो साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा हो। तो ये तो आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं तब पता लगेगा कमी कहाँ है। ग्रेड प्रदान करना और सुगम बनाना, ग्रेड प्रदान करना और सुगम बनाना दो डिफरेंट चीजें हैं, तो इनको हम एक साथ में नहीं एमेलगेमेट कर सकते। यानी कि एक है असेसमेंट का पार्ट, दूसरा है समेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट। ठीक, तो आंसर क्या होगा? समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया, यानी उसने कैसा परफॉर्म किया है अलग अलग सिचुएशंस में, इस बात को जज करने का जो काम है वो समेटिव असेसमेंट करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये देखता है कि आगे कैसे सुधार करना है, समेटिव असेसमेंट ये देखेगा कि कितना सीखा, तो ये जजमेंट पे फोकस करेगा। जैसे हाफ ईयरली एग्जाम आपका। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीई में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है, यानी FA और SA और SA जो है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में कितना परसेंटेज है, तो आप आंख बंद करके नींद में बता देंगे। तो बता ही दीजिए, नींद तो आपको आई गई होगी अब तक, मुझे तो बहुत तेज आ रही है। तो क्रमशः 40% और 60%, यानी 40:60%। रेशो नहीं बोलेंगे। FA की जो आप जानते हैं 4 FA होते हैं, 10-10% उनकी वेटेज होती है, 40% जो है FA हो जाएंगे, और जो आपका 60% है 30-30 दो जो आपका हाफ ईयरली है और ईयरली एग्जाम्स हैं 30-30 मिलाकर के 60% उनकी वेटेज हो जाएगी, टोटल मिलाकर के 100 हो जाएंगे। हालांकि अभी टर्म टेस्ट कर दिया है, दोनों में 50-50% जो है वेटेज है। ठीक, आज के लिए लास्ट, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है, यानी कि प्रयोगात्मक यानी वो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकता है, कितना वो नया कर सकता है, इस चीज के लिए अगर आपको आकलन करना हो यानी आपको असेस करना हो तो कौन सा एक तरीका ठीक होगा। सॉरी, आंसर कीजिए एक बार। बिल्कुल अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्व करेंगे आप बच्चे को, उसकी बाकी क्षमताओं को ऑब्जर्व करेंगे, ये देखने के लिए कि वो कितना एक्सपेरिमेंटल है या कितना वो क्या मतलब कैसे सीखता है, इस चीज के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक और क्लास है। चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही है। ये वाली सीरीज को क्या क्या लिख रहे हैं, ये वाली सीरीज को चलाना प्लीज। ऋषभ टेंशन ना लो, बाइलिंगुअल कर देंगे फिर, है ना। बाइलिंगुअल में भी मैं कोशिश करूंगी, हिंदी के साथ में दोनों में ही चलेगा, कोई टेंशन नहीं। बीच में मन करेगा फिर स्पेशल सीरीज चला दिया करेंगे, कोई। चलिए फिर, ध्यान रखिए, आउट ऑफ 25 कितने ठीक हुए हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आप शुरुआत से जुड़े हुए थे, बाद में जुड़े, तब भी आप जब देख लें तब बता दीजिएगा। और ध्यान रखिए, सेफ रहिए, आराम कीजिए, बट पढ़िए थोड़ा थोड़ा। आकाश जी बस अभी तुरंत है 10 बजे से, और बताइए थके हुए लग रहे हो। मानुषी जी पूरा रूटीन चेंज किया है, मैं कल शेयर करती हूँ, कल नहीं, कल तो बहुत ही मुश्किल है, संडे को या जब भी पॉसिबल होता है मैं एक बार शेयर करती हूँ। लॉकडाउन में मेरी बिल्कुल लंका लगी हुई है, मतलब रूटीन मैंने चेंज कर दिया है और बहुत बिजी हो गया है रूटीन से, तो एनर्जी कमी पड़ जाती है कई बार टाइम तक आते आते। तो ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए, टेक केयर, है ना। चलिए लाइक शेयर जरूर करिएगा। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद आदर्श जी, और बिल्कुल सीखते रहिए, बहुत बढ़िया। आउट ऑफ 24, 21, 18, 23, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कल मिलते हैं 9 बजे, टेक केयर।